अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। मैं आपको आज की अपनी इस एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। इस एपिसोड को हम स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अदल और सेहत प्रोजेक्ट और लीगल एड सोसाइटी के दरमियान एक कोलैबोरेशन है, जिसमें हम खसूसन माइनॉरिटी राइट्स यानी अक़लियती बरादरान और बहनों की हक़ाइक़ के हवाले से बात करेंगे। आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ हमने इसी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड 1 को रिलीज़ किया था, जिसमें हमने माइनॉरिटीज़ के हवाले से उनको जो सोशल, इकोनॉमिक और लीगल इश्यूज़ फेस होते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। आज इस एपिसोड में हम जिस बारे में बात करेंगे वो होगा कि जो वो इश्यूज़ फेस करते हैं माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में, उनको लीगल रिकोर्स क्या अवेलेबल है, उनको कानूनी तौर पर किस किस्म की रेमेडीज़ मौजूद हैं और कैसे वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या फिर किस किस्म की उनको इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने के लिए रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 लोगों पर मुश्तमिल एक पैनल मौजूद है, जिसमें से सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ हमारे लीगल एड सोसाइटी की तरफ से जो मेंबरान मौजूद हैं, मैडम रुखसाना परवीन खोकर। मैडम रुखसाना जो हैं वो लीगल एड सोसाइटी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उन्होंने 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में और उन्होंने एजुकेशन प्रोग्राम्स तालीम के हवाले से बहुत नुमाया काम किया है हमारे मुल्क के चारों प्रोविंसेस में। इसके अलावा हमारे साथ लीगल एड सोसाइटी के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो कि जिनका नाम है इब्राहिम महमूद। वो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर हैं और लॉयर भी हैं लीगल एड सोसाइटी में। और हमारे साथ 2 और लोग मौजूद हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे आज हमारे एपिसोड में और लीगल इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाते चलूँ सरवर मसीह साहब को, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उन्होंने 30 साल की सर्विस पब्लिक सर्विस में गुजारे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ याकूब। डॉक्टर परवेज़ याकूब जो हैं वो होम्योपैथिक हैं अपने प्रोफेशन से और सरवर साहब और डॉक्टर परवेज़ के हवाले से मैं ये भी कहती चलूँ कि उन्होंने बहुत नुमाया काम किया है। अभी जो रिसेंट एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी, उसमें कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करने के लिए, स्पेशली गुज्जर नाला के इलाके में। तो मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट करने के लिए एग्री किया एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो इसी के साथ एपिसोड को हम शुरू करते चलेंगे। जैसा कि हमने अपने एपिसोड 1 में बात किया था लीगल इश्यूज़ को, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से हमारे काशिफ मसीह साहब मौजूद थे, उमर आकिफ मौजूद थे जो कि लीगल एड सोसाइटी से थे। तो हमने उसमें उस हवाले से बात की थी। तो आज अगर आप हमारे लिसनर्स को ये बताएँ कि जो उनको इश्यूज़ फेस होते हैं, तो क्या लीगली किस तरह से उनको हेल्प किया जाए माइनॉरिटीज़ को और किस तरह से उनको कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन दी जाए। तो मैडम रुखसाना, ये सवाल आपकी तरफ डायरेक्टेड है। जी, थैंक यू सो मच खुशबख्त। खुशबख्त, सबसे पहले तो मैं एक दफ़ा फिर से थोड़ा-सा इदारे का ओवरव्यू देना चाहूँगी। लीगल एड सोसाइटी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एक नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन है और जो 2013 में अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब की सरबराही में जो है वो चल रही है और जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब जो हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस सिंध के और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। उनकी सरबराही में ये इदारा चल रहा है और पिछले 5 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है बड़ी अच्छी शोहरत हमने हासिल की है और 13 हम डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध में काम कर रहे हैं और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिसेस हैं, जिनमें सिंध, सखर, लाड़काना, खैरपुर, कराची, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह और संगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। और हम लोग इस वक्त स्पेशली जिस प्रोजेक्ट के हवाले से इस वक्त हम बात कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से, इसमें हम 2 बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। इसमें लीगली एम्पावर कर रहे हैं लोगों को एजुकेशन के ज़रिए और लीगल एड के ज़रिए और डायरेक्ट सपोर्ट के ज़रिए, और दूसरा हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा बुनियादी मकसद है कि जस्टिस सिस्टम में और लोगों के दरमियान में गैप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मसाइल की निशानदही करके मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक अपनी रिसर्च रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं ताकि उस गैप को फिल किया जा सके। और जिस तरह से आपने बात की कि पिछले एपिसोड में हमने कुछ मसाइल की निशानदही की थी, तो वो बुनियादी मसाइल जो हमारे सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं, जो इन बुनियादी मसाइल का
उनको सामना करना पड़ता है, जो हमारे सामने आए थे उसमें सबसे पहले जो थे वो कंज्यूमर इश्यूज थे, जैसे बिजली, गैस, यूटिलिटी बिल्स, बुनियादी सर्विसेज वगैरह के मसाइल थे। दूसरे मसाइल कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से थे, जिसमें इबादत गाहों, कब्रिस्तानों के तक रिसाई के मसाइल हैं। और तीसरा जो था कौमी शनाख्ती कार्ड के बनवाने, उसमें तरमीम करवाने के हवाले से मसाइल थे, क्योंकि आपको पता है कि कौमी शनाख्ती कार्ड ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है हमें सफ़र जी करने के लिए, अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क जाने के लिए, इसके अलावा मुलाजमत के हसूल के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, या जायदाद की खरीदो फराख्त या तालीम हासिल करने के लिए, हर जगह हमें कौमी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल। ये 3 बुनियादी मसाइल हैं जो जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में अब हम क्या कर रहे हैं, या लोगों को इन मसाइल के हल के लिए हम किस तरह से हम खिदमत दे रहे हैं, तो उसमें जो पहला हमारा तरीका है वो है कि हम जस्टिस सिस्टम, कानूनी वसाइल या इंसाफ तक रिसाई लोगों की आसान हो। इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं कि उनको पता चले कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में क्या-क्या कवानीन मौजूद हैं, वो इन कवानीन तक, इंसाफ तक रिसाई कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम उनकी रहनुमाई करते हैं। हम 2 तरीकों से लोगों को कानूनी तौर पर बाइख्तियार बना रहे हैं। एक उनको तालीम आगाही देकर, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म का आईईसी मटीरियल डेवलप कर रहे हैं। उनके साथ फील्ड में जाके हम उनके साथ अवेयरनेस, उनकी आगाही के सेशन मुनक़िद करते हैं। और दूसरा एक हमारा सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर नंबर है 0800 70806। इस नंबर के ज़रिए हमारे माहिर वुकला की टीम मौजूद है, जो लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरे फराहम करते हैं और कानूनी तौर पर हम लोगों को बाइख्तियार बना रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है हम लोगों को बाइख्तियार करने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें आप किसी भी वक्त जो है हमारे मुल्क से, पूरे मुल्क से हमें कॉल्स वसूल होती हैं। कोई भी बंदा हमें किसी भी वक्त कॉल करके तो हमसे मुफ्त कानूनी मशवरा हासिल कर सकते हैं। और जिन अज़ला में डायरेक्टली हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उनमें कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड कोई भी बंदा है, वो हमें राब्ता कर सकता है, हमारे दफ्तर पे राब्ता कर सकता है, इस नंबर के ज़रिए हमसे राब्ता करता है। तो हम उनको ना सिर्फ मुफ्त कानूनी मशवरा देते हैं, बल्कि इसके अलावा हम मुफ्त कानूनी इमदाद भी फराहम करते हैं। हमारे वुकला उनके केस वगैरह जाके डायरेक्टली कोर्ट में जाके प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये तरीकाकार है। ठीक है। तो जैसे आपने मेंशन किया कि मोस्टली आपने सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से बात की कि शनाख्ती कार्ड की बात हो गई, या फिर अगर कोई उनको कोई फॉर्म्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन में मसले मसाइल पेश हैं, तो आपने कहा कि एक कॉल सेंटर है आपका SLACC के नाम से, और दूसरा कि आप लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली किस किस्म के इश्यूज ज्यादा आते हैं, और अगर आते हैं तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो कि इसको इस तरह की हेल्प मिलनी चाहिए? तो उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा बात करें। जी। इसमें ज़्यादातर मसाइल जिस तरह से मैंने बताया है कि कंज़्यूमर इश्यूज़ के हवाले से हमें कॉल्स ज़्यादातर आती हैं, और इसके अलावा फैमिली केसेस के हवाले से भी हमें कॉल्स आती हैं। जायदाद के मसाइल के हवाले से भी हमें कॉल आती हैं, और कुछ इश्यूज़ जो हमें जो हैं, जिनके लिए हमें एप्लीकेशंस आई हैं, लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, उसमें इबादत गाहों और कब्रिस्तानों तक रिसाई के मसाइल के हवाले से भी हमें कॉल्स आती हैं, या हम तक लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा-सा मैं आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑपरेशन के हवाले से बात करूँ, तो इन केसेस को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? बेसिकली कि थोड़ा-सा इस हवाले से बात करें, और ये भी बताएँ कि आप जो आपका जो उनके साथ इंटरैक्शन होता है, तो क्या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हेजिटेट करती है अपने लीगल इश्यूज़ शेयर करने से? किस किस्म के आपकी इंटरैक्शन होती है उनसे? जी। मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त ऑफिसेस मौजूद हैं, और हेड ऑफिस हमारा कराची में है। तो इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी फील्ड टीम्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड लॉयर्स हैं, जो कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ सेशन करते हैं, उनके मसले मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जब कम्युनिटी में डायरेक्ट हम इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ लोगों का राब्ता होता है और लोगों के मसाइल का हमें पता चलता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम महमूद, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो इसको मज़ीद जो है इसकी तशरीह बिल्कुल। करें, इसके बारे में बताएँ आप कुछ।
बिल्कुल। जी इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई करता हूँ, अगर आप ये बताएं कि आप जब उनको लीगली रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में जाके, तो सबसे ज्यादा आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने में, अगर उस हवाले से आप थोड़ी उस पर रोशनी डालें। देखिए चैलेंजेस तो अगर आप बात करें चैलेंजेस की, तो काफ़ी चैलेंजेस तो वही होते हैं जो नॉर्मली आपको एक किसी भी क्लाइंट के साथ फेस करेंगी। तो उसमें मतलब कि क्लाइंट के जो अपने इश्यूज आ जाते हैं, जिस तरह के मतलब कि उनको किसी एक केस के साथ प्रोसीड करना है नहीं करना, ठीक है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी स्लो है, तो उसमें काफ़ी पेशेंस बहुत टेस्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट की, तो वो भी एक जी इशू है। फिर हर क्लाइंट मतलब कंफर्टेबल नहीं होता कोर्ट आने में, तो वो एक अलग इशू है। फिर मतलब कि जो अनसर्टेनिटी अटैच्ड है हर एक केस के साथ, वो एक है। तो जो जनरली जो किसी भी जो जनरली किसी भी एक लिटिगेंट को पाकिस्तान में जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी के से जो बिलोंग करते हैं उसको भी करने पड़ते हैं। बट अगर कुछ खास इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो समझे अगर हम किसी सेंसिटिव केसेस की अगर जब जी हम बात करते हैं, उसमें फिर कम्युनिटी के भी इश्यूज आ जाते हैं कि मतलब कि कोई एक फर्द बोलता है कि ये सही है, सही नहीं है। फिर मतलब कि थ्रेट्स भी मिलते हैं कभी कभी। थ्रेट्स भी मिलते हैं जब इस तरह के केसेस होते हैं। तो फिर मतलब कि इस तरह के भी इश्यूज आते हैं कि कुछ वकील बोलते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये गलत है, मार्केट की प्राइस नीचे कर रहे हैं, तो वो भी एक इशू है। तो मतलब कुछ इश्यूज जो हैं जो एक्सक्लूसिवली वकीलों को डील करने पड़ते हैं, विच डील विद कि भाई पैसों का मसला हो गया, या फिर मतलब कि थ्रेट्स का इशू हो गया दूसरे उससे। और कुछ होते हैं कम्युनिटीज के ही कि मतलब कि जनरली यहाँ लिटिगेशन इतनी मुश्किल है लिटिगेंट्स के लिए, तो वो इश्यूज हो जाते हैं। और फिर जो प्रेशर्स होते हैं लिटिगेंट के ऊपर उनके मजहब की वजह से, वो भी एक एडिशनल एक बर्डन हो जाता है उन एग्जिस्टिंग इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल। तो डॉक्टर परवेज, अगर आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी और गुज्जर नाला में जो जितने भी रेजिडेंट्स थे उनको तबाह करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें जैसे लीगल एड सोसाइटी ने आपकी हेल्प की, तो उस एक्सपीरियंस के हवाले से आप बताएं कि आपको किस तरह से मदद मिली और आपने किस तरह से उन मसाइल को हल किया। देखिए जी, ये जो ऑपरेशन है ये तो एक टोटली अगर देखा जाए तो जालिमाना ऑपरेशन है। मैं समझता हूँ कि ये एक रियासती दहशतगर्दी की बहुत बड़ी मिसाल है कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर लोगों को इन्फॉर्म किए जो है एकदम से मशीनें ला के आपके घर के सामने खड़ी कर दी जाएं और आपको एकदम से कहा जाए कि जी आप घर को खाली कर दें, हम इसे तोड़ने लगे हैं। तो ये इससे बड़ी समझे कि, और फिर वो सारा रियासती इदारों की मौजूदगी में हो, रियासती इदारे मौजूद हों, रियासती इदारों के जो सीनियर अफसरान हैं वो मौजूद हों, वो आपको इस तरह से थ्रेट कर रहे हों, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसे इश्यूज में जो है वो लीगल एड सोसाइटी की तरफ से लोगों को हेल्प देना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें इससे यही होप मिली है कि लीगल एड सोसाइटी ने जो हमें हेल्प की है और हमारे लोगों को जो स्टे ऑर्डर लेके दिए हैं, उसकी वजह से कुछ वक्ती तौर पे कम से कम जो है वो हमारे लोगों के घर जो है वो टूटने से बच गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी जो है वो हमारे लोगों को इंसाफ देने में फराख दिली का मुजाहरा करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो थोड़ा सा मैडम परवीन और इब्राहिम, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्पेशली जो अभी डॉक्टर परवेज ने बात की कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो इश्यूज आपने रिजॉल्व किए हैं, तो उसका लीगली आपने क्या स्ट्रेटजीज यूज की, किस तरह से सॉल्व किया, उस पर अगर आप थोड़ी बात करें। तो बेसिकली ये स्टार्ट पिछले साल से हुआ था जब कराची फ्लड हो गया था। अब हम सबको याद होगा कि उस टाइम पूरा सिंध हाई कोर्ट भी, अगर आपको याद होगा, आधा का आधा फ्लडेड था, गाड़ी के बोनेट तक पानी आया हुआ था जी। और पूरा मतलब कि कराची डूब चुका था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2020 में कि जो नाले हैं वो खोल दिए जाएं, क्योंकि ये नाले जो हैं आपके शहर से पानी समंदर भेजते हैं। लेकिन जो हमारे शहर के जो बड़े नाले हैं, जिसमें से गुज्जर नाला और बाकी दो जी, ये दोनों ब्लॉक्ड हैं। इनमें मतलब कि एक तो वैसे ही कचरा बहुत फैला हुआ और ये छोटे भी हैं, तो इनको एक्सपैंड करने का डायरेक्शन दी गई थी। और इनको एक्सपैंड एनडीएमए ने करना था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। जब उनको एक्सपेंशन की जब बात की गई तो उन्होंने बोला अगर इसके बराबर कोई इंक्रोचमेंट वगैरह भी है तो उसको भी तोड़ दी जाए।
تو پھر جب NDMA نے سروے کروایا NED یونیورسٹی سے, اور ان کے سروے کے مطابق گجر نالہ کے آس پاس 4000 گھر تھے جو توڑنے پڑیں گے اگر اس کی وڈتھ وائز ایکسپینشن کرنی ہوگی. اس کی جو ابھی ایوریج سائز ہے اس کی وڈتھ کا وہ 33 فٹ ہے, اور ان کو اس کو مزید کافی زیادہ بڑھانا تھا, اور اس کے ساتھ ایک ایڈجسٹنٹ روڈ بھی ان کو لگانی تھی تاکہ وہ کبھی آئندہ انکروچ نہ ہو پائیں, اور ایک اس کی پروٹیکشن کے لیے. تو پھر جب یہ آرڈر آیا اور پھر جب NDMA نے اس پہ عمل درآمدی شروع کی, تو اس کے پھر انہوں نے جو غلطی NDMA کی طرف سے تھی اور جو KMC کی طرف سے تھی, ان لوگوں نے بغیر یہ فیصلہ کرے کہ کوئی گھر انکروچڈ ہے نہیں ہے, انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. یہ ممکن ہے اور ایسا ضرور ہوگا کہ گجر نالے کے قریب کافی جو گھر تھے وہ انکروچ تھے, تو ان کو ایک طرح سے توڑنا جائز بھی تھا, لیکن ہاں مگر وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو توڑنے کا. آپ کو پہلے ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ وہ انکروچڈ ہے نہیں ہے. جو ہمارے بینیفیشریز ہیں یہاں پہ, ان کے جو گھر ہیں وہ ویلڈلی لیسڈ آؤٹ تھے KMC سے, 100 سال کی لیز تھی ان کے پاس. اس پہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ان کو مارک کر دیا ڈرون سے اور بول دیا کہ بھائی ہم آپ کے آنے والے دنوں میں گھر توڑنے والے ہیں, اور ان کو یہ بول دیا گیا کہ ہم آپ کو, کیونکہ ہم آپ کے گھر توڑ رہے ہیں, ہم آپ کو ہر 6 مہینے 90,000 روپے کا چیک دیں گے 2 سال تک, مطلب کہ ٹوٹل 3,60,000 روپے دیں گے. اور کیونکہ آپ, اور ہم یہ حساب لگا رہے ہیں کہ آپ 15,000 روپے کا مہینے کا آپ کا رینٹ ہوگا, اور اس کے, اور یہ آپ کی کمپنسیشن ہوگی. آپ لوگ ہمیں بتا دیں آپ کا اندازاً گھر کتنے کا ہوئے گا؟ 35-40 لاکھ کا. اور آپ کا کتنے کا ہوئے گا؟ تقریباً 40-50 لاکھ. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے 35-40 لاکھ روپے کے اندازاً گھر تھے, اور ان کو جو کمپنسیشن مل رہی تھی وہ 3,60,000 روپے تھی 2 سال میں. اب ہوا یہ کہ جب ایک بار کمپنسیشن ڈیسائیڈ ہو گئی, انہوں نے بولے یہی کمپنسیشن کی, اور ہم آپ کے گھر توڑ رہے ہیں اور ان کے گھر ویلڈلی لیسڈ آؤٹ ہے, تو ہم کورٹ میں گئے, ہم نے ان کو دکھایا کہ بھائی ان سب کی ویلڈلی لیسڈ آؤٹ پراپرٹیز ہیں KMC سے. ہم نے ان کو سائٹ پلان دکھایا, پھر اس کے آگے پھر آپ نے اس کو یہ دکھایا کہ اگر آپ کو لیز کینسل بھی کرنی پڑتی ہے, جی, تو اگر آپ نے لیز کینسل بھی کرنی پڑتی ہے تو آپ نے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جانا پڑتا ہے, اور یہ انکروچمنٹ ٹرائبیونل کے کمپلیٹلی جورسڈکشن کے انڈر آتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈٹرمن کر پائے کہ کوئی لینڈ انکروچڈ ہے نہیں ہے. اور ادھر پرائما فیسی ایویڈنس تھا کورٹ کے سامنے کہ یہ لیسڈ آؤٹ ہیں ویلڈلی, اور اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہوئی بھی, بیکاز آل دا ڈاکیومنٹس ور دیئر جو پروف کرتے ہیں کہ یہ ویلڈلی لیسڈ آؤٹ پراپرٹیز تھیں. صحیح. اور اس پہ کورٹ نے دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اسٹے آرڈر دے دیا, اور ہمارے علاوہ کافی اور بھی لوگوں کو اسٹے آرڈرز دیے ہیں جن کے سملر سیٹ آف فیکٹس پہ گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میرا ایک اور سوال ہوگا آپ سے ڈاکٹر پرویز سرور صاحب, اگر آپ رسپونڈ کریں کہ آپ کو جو ہے, جیسے نارملی انہوں نے بھی مینشن کیا, ابراہیم نے بھی, کہ ایک تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا کتراتے ہو کہ آپ کورٹ میں کیسے جاؤ, اور ایک ہوپ لیسنس بھی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ کا کورٹس کے حوالے سے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ابھی تک آپ نے اب خود بھی جو آزمایا اب لیگل سسٹم کو انکروچمنٹ والے جو کیس کے حوالے سے, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا ہمارے لیگل سسٹم میں مسائل ہیں, کیا وہ ہمیں انصاف دے سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے اگر اپنا اوپینین دیں تو. میڈم دیکھیں, ایسا ہے کہ ہمارا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اس سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کورٹ میں کس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہمارا ایک ادارہ تھا URC اور NCJBP والے, ہم نے ان سے رابطہ کیا, ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں گائیڈ کریں, تو انہوں نے پھر ہمیں لیگل ایڈ سوسائٹی کے بارے میں بتایا. پھر ہماری میٹنگز وغیرہ ہوئیں اور ہم نے پورے نے ڈیٹیل بتائی کہ ہماری جو آبادی ہے یہ 2016 میں آلریڈی جو نالے کے کنارے انکروچمنٹ تھی وہ ٹوٹ چکی ہے, اور اس کے بعد 10 فٹ کی سڑک بھی موجود ہے, 10 سے بلکہ زیادہ ہی ہوگی, 10 سے 15 فٹ کی سڑک موجود ہے, اور اس کے بعد میں آبادی شروع ہوتی ہے جو 50 سال سے زیادہ, آئی تھنک میں بھی 60-70 سال ہوگی, وہ آبادی جو ہے نا پہلے سے وہاں پہ ہے, اور ریگولائز علاقہ ہے, اور لوگوں کو لیزیں بھی انہوں نے لی ہوئی ہیں. بہت سارے گھروں نے, کچھ گھر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے لیز نہیں لی ہے. اور جب انہیں ہمیں پتہ چلا کہ ایک دفعہ کٹنگ ہونے کے بعد میں ہمارے پاس دیوار بن چکی تھی, اور ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم سیف ہیں کیونکہ 40 فٹ کا نالا پکا بن گیا تھا, دیواریں سائڈوں پہ بن گئی تھی. اور پھر ایک دم سے جب یہ لاسٹ ایئر میں شدید بارشیں ہوئیں تو اس بارشوں کا وجہ یہ نالا کی وہ انکروچمنٹ یا جو کنارے تھے وہ نہیں تھا,
बल्कि उसकी मेन वजह ये थी कि वो जो ड्रेन जहाँ से पानी गुजरगाह थी जो नालों की, वो जानबूझ के ब्लॉक की हुई थी। आपको अभी इब्राहिम साहब ने भी बताया कि कोरट तक पानी आ गया था। कोरट में तो पूरा कराची में पानी आया था, तो पूरे कराची में गुज्जर नाला तो नहीं है। गुज्जर नाला तो एक डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल, उसके पानी को निकासी देता है। और ये जो गुज्जर नाला है ये एक बरसाती नाला है। और जो केएमसी वाटर बोर्ड के अदारे थे, इन्होंने जानबूझ के जो गुलबर्ग और नॉर्थ से सारा पानी जो है सीवरेज का पानी वो उसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर तो पानी कभी आता था, और फिर ये कुदरती एक नाला है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके उन्होंने तजावजात हटाए, तजावजात के आड़ में उन्होंने लीज मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, और ये कहना शुरू कर दिया कि नाला जो 220 फुट था, ये किसी ने नाला बनाया नहीं था। ये नाला स्टाफ से शुरू होता है और उसके बाद 25-30 फुट का नाला है, कहीं पे चौड़ा है, कहीं पे तंग है। और जो नाले की कुदरती शक्ल है, आज तक या तो साबित करें, प्रूफ करने का हमारे पास कौन सा मास्टर प्लान था, किस वक्त ये नाला बना और इतने फुट चौड़ा था। ये बिल्कुल एक सरासर, इनके कोर्ट में इन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि हमारे पास कोई मास्टर प्लान है। कराची मास्टर प्लान के अंदर भी नाले की कोई हतमी शक्ल नहीं है। आप अभी भी देखें तो नाला किसी जगह से 20 फुट है, किसी जगह से ये कैफे प्याला के पास ये 100 फुट के करीब भी इसकी जगह मौजूद है। लोग जो है नाले के अंदर नहीं बैठे और ना ही नाले के ऊपर कब्जा किया। नाले के ऊपर कब्जा किया तो बाड़े वालों ने किया, रेत के थले वालों ने किया जो ब्लॉक बनाते थे, और वो जो क्राफ्ट का काम करते थे, जो इन लोगों ने उसको भराई करके किया। लोगों के कचरा थैलियों से ये नहीं नाला भरा। और फिर हमारी तरफ जो दीवार बनी है उसका मलबा जो जितने भी मेन गुजर गए, जो लियारी नदी के अंदर जिधर से पानी जा रहा था, उसको ब्लॉक किया गया। हमने उसका प्रूफ दिया, तस्वीरें खींच के दी। अभी भी आप गूगल मैप के ऊपर जाके तो नाले को सर्च करें तो आपको वो जितना कचरा है वो आपको नजर आएगा। लियारी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो सवाल आपसे था सरवर साहब, वही मेरा सवाल आपसे होगा मैडम रुखसाना, कि अगर आप ये बताएं कि जैसे कि इब्राहिम आपसे भी जो आपने केसेस जो चलाए हैं केस कोर्ट्स में, तो एक तो ऑब्वियसली पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं उन पे तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन बहुत सारी दफ़ा हमारे जस्टिस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, वो भी जो है मंजर आम पे आ जाती हैं। तो अगर आप हमारे लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उनके हवाले से बात करें। जनरली जो लीगल सिस्टम में फ्लॉज हैं वो हम सबको पता है कि जैसे डिलेज का मसला है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और अगर वकला वगैरह के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उनकी फीस बहुत महंगी है, और सरकारी वकील होता है तो उन तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से जो है लीगल एड सोसाइटी जो है एक किसी नेमत से कम नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, सिंध की आवाम के लिए, कि मुफ्त कानूनी इमदाद हम फराहम करते हैं, मुफ्त कानूनी मशवरा देते हैं। सैकड़ों कॉल्स रोज़ाना हमें रिसीव होती हैं और लोग जो है अपने मसाइल हमें बयान करते हैं और हम उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो इब्राहिम, आप इस सिलसिले में मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? जो मसलों की आप बात कर रही थी, अब जो अभी इस पे हमारी काफ़ी रिसर्च जारी है ये देखने के लिए कि जो मसले मजहबी अक़लियतों को होते हैं, क्या वो मसले अलग हैं बनिस्बत के जो मसले एक आम आदमी को होते हैं। क्योंकि मतलब कि लिटिगेशन इस तरह आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, काफ़ी फ़र्क होती है एक अमीर फ़र्द के लिए और मतलब कि एक अंडर प्रिविलेज्ड फ़र्द के लिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो फिर आप मतलब कि अपना केस टाइम फिक्स करवा सकते हैं, आप अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप अपना केस जल्दी चलवा सकते हैं, मतलब कि कोर्ट एक्सपेंसेस के तहत। तो वो सारे मसले इधर भी आ रहे हैं, और इधर मसले वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अगर आप हमारे सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखेंगी बिटवीन मुस्लिम्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो उसमें फ़र्क है काफ़ी। अब उसमें अभी भी इसमें एक इन डेप्थ रिसर्च की हमारी दरकार है और अभी तक जारी है। लेकिन अच्छे खासे जो मसले हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मतलब एक वेल्थ गैप है बिटवीन माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटी, और क्योंकि उस वेल्थ गैप की वजह से वो सारे लिटिगेशन के अंदर भी आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो लिटिगेशन आपके लिए जो पहली मुश्किल है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और जो सारे पैसों से अटैच जो मसले हैं, जिस तरह डिलेज हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रोक्योरमेंट हो गई, आगे पीछे जितने भी वकील का एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, वो सारे मसले फिर बढ़ जाते हैं। तो वही सारे मसले फिर इधर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे होगा मैडम रुखसाना कि
जो लीगल एड सोसाइटी जो ये रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के हवाले से जो और उनके मसाइल के हवाले से रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें किस किस्म का मेथड है आपका रिसर्च का? मेरी आपकी एक नुमाइंदे से बात हो रही थी, तो उन्होंने कोई आईईसी मटेरियल्स के हवाले से बात की थी। तो अगर हमारे लिसनर्स को आप एक्सप्लेन करें आपका रिसर्च मेथड और स्पेसिफिकली कि ये आईईसी मटेरियल्स क्या होते हैं? जी जी थैंक यू खुशबक। रिसर्च मेथड जो हमारा है, सबसे पहले तो हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था और लोगों के साथ जाके हमने उनसे बात की, उनके मसाइल जानने की कोशिश की कि उनको लीगल सिस्टम्स में कहाँ कहाँ पे जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उनके मसाइल क्या क्या हैं। और उस सर्वे के बाद हमें पता चला कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कंज्यूमर राइट्स के हवाले से उनको जो है मसाइल हैं, ठीक है, जिसमें बिजली, गैस, यूटिलिटी बिल्स वगैरह और इसके हवाले से कंप्लेंट्स हैं और इन मसाइल को कैसे हल करना है। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज, जिसमें ज़्यादातर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के मसाइल हैं वो है इबादत गाहों और उनके कब्रिस्तानों तक रिसाई के मामलात हैं। जिसमें इबादत गाहों में हम ये कह सकते हैं कि इबादत गाहें मौजूद हैं तो उसमें उनको कई जगहों पे सिक्योरिटी दरकार है और कई जगहों पे जो है इबादत गाहें मौजूद तो हैं लेकिन जगह बहुत तंग है, कम जगह है, जिसकी वजह से जो है वो लोग परेशान हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और इसके अलावा कई जगहों पे इबादत गाहें हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है। कई जगह पे इबादत गाहें हैं और उसमें जो है उनका इंतज़ाम और इंसराम जो है वो कह रहे हैं बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा, या उनकी हिफाजत देखभाल के जो इदारे मौजूद हैं वो उसमें उस लिहाज से नहीं तवज्जो दे रहे हैं। और इसके अलावा कब्रिस्तानों के मसाइल उन्होंने बताए कि लाइक उनकी अकलियतों की आबादी के लिहाज से जो उनको जगह अलाट की गई थी तो वो मुस्लिम्स की तरफ से कहीं पे इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, कहीं पे जगह बहुत तंग है। तो इस किस्म के जो हैं कम्युनिटी सर्विसेज के साथ के हमारे हवाले से हमारे साथ मसाइल उन्होंने डिस्कस किए। इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हमें अपने मसाइल बताती हैं, उसमें तालीम के मसाइल भी शामिल हैं कि उनके लिए स्कूल जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। कई कई सारी जगहों पे, कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा। तो ये मसाइल हैं। और तीसरा बड़ा मसला जो हमारे सामने आया है वो है कि कौमी शनाख्ती कार्ड, इससे रिलेटेड जो है, क्योंकि हमारी शनाख्त हम सबका हक है और इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं उसमें हमने देखा कि उनको कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए, नया बनवाने के लिए या उसमें किसी किस्म की तरमीम के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं वो माशी तौर पर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है काफ़ी सारी उनकी आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, वेल अवेयर्ड नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है कि इसका प्रोसीजर क्या है, हमने कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, उसका नंबर क्या है। तो जिसकी वजह से जो है वो उनकी तालीम तक रिसाई, मुलाजमत तक रिसाई और सफ़र करने के मौक़ों पे जो है ना उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से। आपका अगला सवाल था कि हमने आईईसी मटेरियल जो है वो किस किस्म का डेवलप किया है और किस तरह जी से किया है। जी तो आईईसी मटेरियल जो है, आईईसी आवाम के लिए मैं बता देती हूँ कि आईईसी होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। इस मटेरियल के थ्रू जो है हम लोगों को आगाही और अवेयरनेस देते हैं। और हमने जब सर्वे किया और मैंने जिस तरह बताया कि लोगों के बुनियादी मसाइल हमारे सामने आए, तो हमने उसके लिए जो है अभी हमने इनिशियली अपने पहले फेज में हमने 3 तरह का आईसी मटेरियल डेवलप किया है, जिसमें सबसे पहला आईसी जो है वो लोगों के बुनियादी आईनी हकूक से रिलेटेड है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको जो है बराबर शहरी होने के हकूक हासिल हैं। इसी तरह से हर शहरी को जो है उसकी मजहबी आज़ादी का हक हासिल है। जबरी किसी का हम मजहब तब्दील नहीं कर सकते, जबरी किसी की हम शादी नहीं कर सकते, जबरन किसी की जायदाद पे हम कब्जा नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो फंडामेंटल बुनियादी हमारे राइट्स हैं उसको हमने लोगों तक आगाही देने के लिए आइन किस तरह से इनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, आइन का कौन सा हिस्सा इस बारे में बता रहा है, तो हमने लोगों को इस बारे में आगाही देने के लिए हमने पहला आईसी मटेरियल उनका बुनियादी उनके हकूक के हवाले से डेवलप किया है। हमने दूसरा जो हमारा आईसी मटेरियल है वो शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड है कि आपकी शनाख्त आपका हक है।
तो इस सिलसिले में हमने पूरा प्रोसीजर बताया है कि अगर आपने नया शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको क्या तरीका इख्तियार करना होगा, अगर आपने उसमें तरमीम करनी है तो उसमें क्या, लाइक आपने नाम अपना उसमें तब्दील करवाना चाह रहे हैं, या गलती की वजह से, दफ्तरी गलती की वजह से उसमें कोई मजहब गलत लिखा गया है, या दफ्तरी गलती की वजह से आपके वालिद का नाम गलत आ गया है, वालदा का नाम गलत आ गया है, या एड्रेस चेंज करवाना है, तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो पूरा हमने आसान अल्फाज में तस्वीरों के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और हमने वो आईसी मटेरियल दूसरा हमने डेवलप किया है। तीसरे वाला मसला जो है वो हमारे सामने आया था कि छोटे छोटे लोगों के मसाइल होते हैं, खास तौर पर हुकूमती इदारों से रिलेटेड। तो कोई भी हुकूमती इदारा है वो काम में बहुत ज्यादा ताखीर कर रहा है, जैसे अब हम कह सकते हैं बिजली का महकमा है अब उसमें जो है लोगों को बहुत मसाइल होते हैं कि जी बिल ज्यादा आ गया, या फिर जो है मीटर की दरखास्त दी, अभी तक हमारा मीटर नहीं लगा है, या सेहत से रिलेटेड लोगों के मसाइल हैं। तो कोई भी हुकूमती इदारा अगर वो बद इंतजामी कर रहा है, काम में ताखीर कर रहा है, तो लोगों को नहीं पता कि वो उसकी शिकायत कहाँ करेंगे। तो इस हवाले से जो है हमने आईसी मटेरियल डेवलप किया है, वो मुहतसब आला का दफ्तर, हम सबको पता है कि किसी भी हुकूमती इदारे की हम अगर उसमें काम में ताखीर है, बद इंतजामी है, या करप्शन है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो हम वहाँ पे जाके, सूबाई अगर मसला है तो सूबाई मुहतसब आला के दफ्तर जाके हम बात कर सकते हैं, और अगर विफाकी लेवल का मसला है जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसकी टीम में या उसके प्रोग्राम में कहीं पे आपको लगता है कि कोई मसला है, तो हमारी आवाम जो है विफाकी मुहतसब आला जाके कांटेक्ट कर सकती है। तो विफाकी मुहतसब आला का इदारा किस तरह से काम कर रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन देने का तरीका कार क्या है, और कितने दिन में रिस्पॉन्स आता है, दरखास्त कैसे लिखी जाएगी, उसका भी हमने पूरी कोशिश की है कि हमने अक़लियती अवाम के लिए उसको ये सिर्फ मटेरियल में यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि ना सिर्फ ये अक़लियतों के लिए है, बल्कि इसको कोई भी बंदा पढ़ के तो वो इससे फायदा हासिल कर सकता है। तो इसमें हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये बुनियादी हमारे पहले फेज में हमने 3 आईसी मटेरियल्स हमने डेवलप किए हैं, जिससे जो है लोगों को काफी फायदा होगा। और जो हमने थीम डिसाइड किए थे सर्वे के बाद, अपने रिसर्च रिपोर्ट के फाइनल होने के बाद, उस रिसर्च के ऊपर हमने ये 3 आईसी डेवलप किए हैं। तो अगले फेज में हम 2 और पे भी काम करेंगे, उसके लिए अभी हमारा काम जारी है, और हम उसके लिए अभी थीम डिसाइड करना हमारा इन प्रोसेस है। फर्स्टली ये हम 3 कर चुके हैं, और ये अभी प्रिंटिंग के मराहिल में है। बिल्कुल, ये नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, और आई थिंक कि ये तो बहुत अच्छा स्टेप है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और स्पेशली क्योंकि बहुत मरतबा ये होता है चूँकि हमें अपने लीगल राइट्स के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो हमें फिर पता भी नहीं होता कि क्या करना चाहिए आगे। तो अवेयरनेस की एक तो आपने बहुत ही बेहतरीन मटीरियल है, एंड आपने कहा कि विजुअली आपने उसमें पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया सिंप्लीफाई करके। तो बस थोड़ा-सा आई थिंक हम अपने एपिसोड के इख्तिताम पे आप पहुँचे। बस एक मेरा आखिरी सवाल होगा, वो आपसे होगा डॉक्टर परवेज़, अगर आप ये बताएँ कि जैसे कि मैडम परवीन ने बात की कि ये आईईसी मटीरियल जो है वो शाये करते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या-क्या आप स्टेप्स ले सकते हो अगर आपको कोई, स्पेशली अगर ये रोज़मर्रा के काम है या फिर हुकूमती इदारे जो हैं वो सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो आपको आपकी राय में क्या इस किस्म का मटीरियल आपकी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है? क्या आपको इससे मदद मिली है? थोड़ा-सा अगर आप इसको बयान करें। जी, बिल्कुल, ये जो हम अभी बता रही हैं, ये सारी चीज़ें तो अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर बात ये है कि अवेयरनेस के साथ-साथ जो इम्प्लीमेंट भी हो। क्योंकि हमारे इदारे जो हैं या हमारी जो मुख्तलिफ तरह की जो एनजीओज़ जो हैं, तो कोशिश तो बहुत कर रही हैं, मगर जब प्रोसेस आगे चलता है तो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून के पास अगर जाते भी हैं तो कानून में पता नहीं क्या वजह है कि कोर्ट के पास या कोर्ट के जो वो फैसला देते हैं उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं होता। तो ये बड़ा मसला है कि अगर कोई कानून आपने पास कर भी दिया है और उसको कानूनी शक्ल दे भी चुके हैं आप, मगर उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और वो अमल दरामद का ना होना जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये कोशिश तो बहुत अच्छी है कि लोगों में अवेयरनेस हो, कम से कम अवेयरनेस होगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो वो आगे बढ़ेंगी। तो ये बहुत अच्छी वजह है। जैसा मैडम ने अभी बताया कि
हमारी कम्युनिटी को जो है वो कब्रिस्तानों का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त आबादी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसके लिए जो है कब्रिस्तानों के लिए जगह बहुत कम है, चर्चिज़ के लिए जो है वो जगह कम है, और जो चर्चिज़ के अंदर जो इंतज़ामात हैं उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कब्रिस्तान की, तो हमारे शायद मेवा शाह कब्रिस्तान के साथ में एक छोटा कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर अगर हम अभी बॉडी लेकर जाते हैं तो वहाँ जगह नहीं है। वहाँ तकरीबन समझे कि अभी अगर मैं कहूँ कि हम लाशों की बेहरमती कर रहे हैं तो ये बेजा ना होगा कि हम 1-2 फीट जो है वो कब्रें खोद कर उसमें अपने मुर्दों को दफना के आ रहे हैं, तो जो कि मैं समझता हूँ कि शायद जिस तरह का आपके सामने माहौल है हमारा, या जिस तरह की इंतज़ामिया की सारी सिचुएशन है, तो उसके मुताबिक तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे कब्र में मुर्दे को दफनाने के बाद जो है 2-4 घंटों के बाद कोई ना कोई वहाँ पर जानवर आके उसको निकाल रहा होता होगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ी अच्छी अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि इसमें जो है मैडम रुखसाना जो है या इनकी टीम जो है ये कोशिश कर रही है। तो इसी तरह से सिंध में जो कम उम्र शादियों का कानून है, कानून तो बन गया है मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी तरह से अभी हालिया हमारे ये ईसा नगरी में जो वाकया हुआ है 2 दिन पहले, अगर उसकी मैं बात करूं तो वहां भी देखें कि कानून तो मौजूद है मगर कानून पर अमल दरामद कब होगा इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर परवेज़, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे पास कवानीन तो बहुत मौजूद हैं लेकिन उस पे अमल नहीं किया जा रहा है। इवन हमारे बाकी तमाम लीगल इश्यूज़ के हवाले से भी जब बात करें तो कवानीन फिर मौजूद हैं, इदारे लेकिन काम नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आई एम श्योर कि जैसे मैडम रुखसाना ने आईईसी मटीरियल के बारे में बात की और इवन इब्राहिम ने बात की कि वो लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी, और जनरली भी लीगल सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक हम यही एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है हमारे लिए कि ये तमाम मसाइल को जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व करें। तो इसी के साथ हम अपने एपिसोड के अख्ताम पे आप पहुंचे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम रुखसाना, इब्राहिम, सरवर साहब और डॉक्टर परवेज़, आपने अपनी राय का इज़हार किया और आपने अक़लियती बरादरान और बहनों के मसाइल और हक़ाइक़ के हवाले से बात की। इससे पहले कि हम एंड करें, थोड़ा-सा अगर हम कोई चीज़ हमने मिस आउट कर ली हो इस एपिसोड में, कोई चीज़ जो हमें कवर करनी चाहिए, अगर इब्राहिम आप कुछ ऐड करना चाहें तो? नहीं, I think we've gone over everything. Thank you so much for having us. Thank you so much for taking out the time to have us. It was a really nice time. बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आकर। जी, तो रिलीजियस माइनॉरिटी प्रोजेक्ट इस वक्त जिस पे हम स्पेसिफिकली इकट्ठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट का जो बुनियादी गोल है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। इस प्रोजेक्ट में जो मेन एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज को फायदा होगा बल्कि लॉ मेकर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे इदारे हैं, उनका भी उसमें फायदा होगा, और दोनों के दरमियान में अवाम, रिलीजियस माइनॉरिटीज और जो हमारे इदारे हैं इनके दरमियान में अगर कहीं पे गैप है, हम उस गैप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस गैप को फिल करके हम इसके दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम जो मेन एक्टिविटीज इस वक्त कर रहे हैं, सबसे पहले यही है कि बेसिकली ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके तो हम इसमें लोगों के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो एक काम तो ये कर रहे हैं कि हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हल हम कैसे कर सकते हैं, आपके बेसिकली राइट्स हैं क्या, और डायरेक्ट हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बोला, आईसी मटेरियल्स हम उनको दे रहे हैं, हम उनके साथ लीगल एड क्लिनिक्स कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा रिसर्च का है। हम FGDs कंडक्ट कर रहे हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सर्वेज कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हम अपनी फाइंडिंग्स, हमारी जो मेन रिपोर्ट्स हैं वो हम मुतलका इदारों के साथ शेयर करेंगे ताकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका इदारे, पॉलिसी मेकर्स इन गैप्स को फिल करने की कोशिश करें
اور قانون سازی کی جائے کہ کہاں کہاں پہ گیپ ہے اور کہاں کہاں پہ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے ریلیجیس مائنورٹی کا یہ پروجیکٹ اپنی نوعیت کا ایک بہترین اور یونیک پروجیکٹ ہے جو ڈائریکٹلی ریلیجیس مائنورٹیز کو ایجوکیشن بھی دے رہا ہے, اویئرنیس دے رہا ہے, لیگل ایڈ فراہم کر رہا ہے, اور ساتھ ہی جو قانون سازی کرنے والے ادارے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بھی ساتھ میں ہم انگیج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مسائل آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ فیوچر میں اس کے لیے بہترین پلاننگ کے ساتھ ایک نئی قانون سازی کر سکیں, اور جہاں جہاں پہ پہلے سے قانون موجود ہیں تو ان میں اگر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ دیکھا جا سکے. تو ریلیجیس مائنورٹیز کا یہ پروجیکٹ جو ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن اسی طرح سے ہوئی فیوچر میں. جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو جس طرح سے پرویز صاحب نے بات کی تو قوانین تو موجود ہیں, اس پہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, تو ہم اس امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے بھی ساتھ ساتھ کوشاں ہے لیگل ایڈ سوسائٹی, اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے بھی ہم کوشاں ہے. جی بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رخسانہ. اینڈ میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے, اور عدل اور صحت پروجیکٹ کی یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی بھی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اتنی کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ لیگل ایڈ سوسائٹی نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا اس اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز میں. اسی کے ساتھ اپنے لسنرس کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. ہماری پہلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اپریل میں شائع ہوئی تھی, اور ہماری دوسری ایپیسوڈ نیکسٹ ویک اس ہفتے شائع ہوگی. اس کے علاوہ ہماری جو 3rd ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ وہ جون میں شائع ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے لسنرس کو خدا حافظ کہتے ہیں. تھینک یو.